मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम ये टॉपिक हमने पढ़ लिया और इसके क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आज हम फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन है एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन की डेफिनेशन है, सपोज करें y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ये मैंने ड्रा किया है, यहाँ से लेकर यहाँ इस फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रा किया और इसकी डोमेन में हम एक इंटरवल ले लेते हैं ए बी। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रल लिखते हैं, ध्यान दें ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव्स की। डेफिनेट इंटीग्रल जो a टू b एफ एक्स डी एक्स ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स अबव द x axis bounded by the ordinates x equal to a and x equal to b। अगर आपको एक नंबर की डेफिनेशन किया जाए तो पूछ ले कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है डेफिनेट इंटीग्रल की कि ये वो जो फंक्शन है उसके कर्व में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अबव बिटवीन द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b इनके बीच का जो एरिया है, ये जो मैंने शेड किया हुआ है, इस एरिया को हम ऐसे लिखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, इसको एरिया फंक्शन ही कहते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल है बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स और ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है, सपोज करो कोई पॉइंट x ए बी में ले लेता हूं, तो ये a भी हो सकता है, a से लेकर b तक b भी हो सकता है। सपोज करो यहां पर x है, तो ये ऑर्डिनेट बन गया x। तो अब इंटीग्रल अगर मैं a से b लेने की बजाय a से x ले लूं, x एक वेरिएबल है जो a और b के बीच में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया जिसको मैं डबल शेड कर रहा हूं, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये फंक्शन है, आप इसको जब इवैल्यूएट करेंगे तो इसमें x रहेगा, x की फंक्शन है, इसलिए इस एरिया को कहते हैं एरिया फंक्शन और इसको ax से लिखते हैं। दिस इज एरिया फंक्शन। ये एक डेफिनेशन मैंने आपको कहा। डेफिनेट इंटीग्रल एरिया रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द ऑर्डिनेट्स a एंड b, और b की जगह पर हम एक वेरिएबल x लिख दें तो उस वक्त जो डेफिनेट इंटीग्रल बनता है, इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम एरिया फंक्शन कहते हैं। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ax जिसको मैंने एरिया फंक्शन बोला, ये बेसिकली क्या है, इंटीग्रल है, और इंटीग्रल को हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलता है, इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करके फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करके ax मिलेगा, या इसको इंटीग्रेट करके ax मिला तो ax को डिफरेंशिएट करके fx मिलना चाहिए। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको a' हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल तो fx बचेगा। इसको कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो डेफिनेशन लिख दें, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसकी स्टेटमेंट, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, स्टेटमेंट आ सकती है, तो लिखें लेट f be a continuous function
on the closed interval a b, and let ax be the area function देन मैंने शुरू में ही वो चीज़ बता दी जो आपको ध्यान रखनी थी, बाकी तो फंक्शन कंटिन्यूस होनी चाहिए तभी इंटीग्रेट कर पाओगे आप। ये क्यों आता है मैंने बता दिया। बेसिकली ये एफ एक्स की इंटीग्रेशन इसके बराबर थी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, तो इसका डेरिवेटिव एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स की इंटीग्रल इसके बराबर। जब मैंने इंटीग्रल एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कराया था, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तब मैंने एक पूरा चार्ट बनाकर आपको बताया था इंटीग्रल्स का, वही कंसेप्ट यहाँ यूज किया। इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल है, तो इसकी डिफरेंशिएशन एफ एक्स के इक्वल। ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। नेक्स्ट इज सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, जो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड पढ़ा था, 85th लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, और डिफरेंशिएशन में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा। फर्स्ट प्रिंसिपल जब पूछा जाए या लिमिट ऑफ सम मेथड पूछा जाए तभी उस मेथड से करना है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने के इजी मेथड्स होते हैं, अदरवाइज आप लोग उन मेथड से नहीं करना है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम जो है उसको हम यूज करके कर सकते हैं, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। लिखें इसकी स्टेटमेंट, लेट एफ be a continuous function on the closed interval AB, and let F, कैपिटल F लिखिए, be an एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, और एन लिखा रहा हूँ, दा नहीं लिखा रहा हूँ। एन लिखाने का मतलब ये है कि एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल यूनिक नहीं होता, डेरिवेटिव यूनिक होता है। तो इंटीग्रल कितने भी हों उनमें से एक मान लो स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन एफ के इक्वल है, of f, then a to b fx dx। ये डेफिनेट इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? तो वो कहता है आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, साइन एक्स, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस कॉस लिखना है। वैसे ही स्मॉल एफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या है? कैपिटल एफ एक्स, तो ये लिख देना है आपने, और लिमिट इधर लिखनी है, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। एग्जांपल आपको फाइंड करना है 0 to π/2 cos x dx। सबसे पहले cos की इंटीग्रेशन sin x 0 to, जैसे एफ एक्स की कैपिटल एफ थी, cos की, अब अपर लिमिट तो sin π/2 माइनस लोअर लिमिट sin 0, क्योंकि 1 माइनस 0, तो इसका आंसर 1 है। यह है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डेफिनेट होता है, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। मोर ओवर अगर आप मान लो यहाँ प्लस सी लिख भी लेते, तो जब यहाँ वैल्यू लगानी थी प्लस सी, यहाँ लगानी थी माइनस सी हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आप उसी फंक्शन में से उसी फंक्शन की वैल्यू माइनस कर रहे हो अपर और लोअर लिमिट के बीच में। तो इसलिए कभी भी इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.9 में।
7. First question, let I is equal to -1 to 1 x plus 1 dx. तो सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं क्या है। तो इसकी इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, -1 का स्क्वायर 1 -1, so this is 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 minus plus 1, so answer is 12. 1 by x log x, so log 3 minus log, so log 3 by 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से अब आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to pi by 4 sin 2x dx। इस साइन की हो जाती है माइनस कॉस 2x बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, -1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा सिंपल रहता है क्वेश्चन करने में। तो अब -1/2 कॉमन ही रखें तो ये हो गया cos 2 पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, 0 into 2 0, 2 2 -1/2 cos pi by 2 minus cos 0 is 1, -1/2 cos pi by 2 0 होता है, माइनस प्लस 1/2। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम जो है इंटीग्रल कैलकुलस की, वो क्वेश्चन को काफ़ी इजी, यही क्वेश्चन अगर हमें लिमिट ऑफ सम मेथड से करने होते हैं तो कम से कम 10 मिनट का टाइम लेते हैं। ऐसे हम 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करा लेते हैं, तो कल हम नेक्स्ट जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन इसमें आप करें, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें कवर कर लेता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज होता है। देखिए, आप जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे, सबसे पहले आप x की फंक्शन को t में कन्वर्ट करते, फिर t को रिकन्वर्ट करके उसमें वैल्यू लगाते। यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपने लिमिट भी साथ साथ नोट लिखी। डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको अगली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, पूरी एक्सरसाइज। उसके बाद प्रॉपर्टीज है, तो मैं यहीं पर करवा देता हूँ आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, एक एग्जांपल से समझिए। लेट I इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 2 to 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ क्लियर है कि आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। अगर ये x नहीं होता तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल था, लेकिन यहाँ x है तो आप करोगे पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, 2x x dx इक्वल टू dt बाई। तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया dt बाई 2 t। लेकिन एक क्वेश्चन रह गया कि लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट x की वैल्यू होती है, लेकिन अब आपने x को चेंज कर दिया है, किसमें, t में। तो एक बात है कि आप लिमिट यही रखें, बाद में t को दोबारा कन्वर्ट करें x में, लंबा काम है। यहीं पर हम लिमिट भी तो चेंज कर सकते हैं ना। आपने x की फंक्शन को t में कन्वर्ट किया है, तो आप x की लिमिट को भी तो t में कर सकते हैं। तो लिखें व्हेन x इक्वल टू 2, तो t कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 and 1 5। व्हेन x इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू, तो लिमिट हो जाएगी 5 to 10।
अदरवाइज जब हम डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल करते थे किससे, सब्स्टिट्यूशन से, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू दोबारा पुट करते थे। यहाँ आप करने की जरूरत नहीं है, 1/2 बाहर dt/t 5 to 10, दिस इज 1/2 log t 5 to 10, this is 1/2 log 10 minus log 5, this is 1/2 log 10/5, this is 1/2 log 2, your answer। और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको रेज हो गया। अगली पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम जो है इसमें आप इंटीग्रेशन के वही मेथड यूज कर रहे हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी चेंज होती थी। मैंने वो डिटेल आपको बताई, यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट किया। बाकी मेथड्स जो हैं बाय पार्ट्स मेथड या स्टैंडर्ड इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, 0 to 1 1 plus x, तो दिस इज, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x 1/1 plus x। so this is tan इनवर्स 1 minus tan इनवर्स 0। तो tan कितने पे 1 होता है भाई, π/4 पे, और 0 0। सो योर आंसर इज, और आपको सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई भी है, वहाँ से आपने निकालना सीखा होगा है। वहाँ मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। सेकंड चैप्टर जो आपने पढ़ा था बुक ए में वॉल्यूम 1 में, वो आज भी लेक्चर जो है यूट्यूब चैनल पे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आंसर ये है। बाकी सभी क्वेश्चन इसके आप ट्राई करेंगे, आपसे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका एक्सरसाइज 7.10 है, वो भी आप करेंगे। अब मेन टॉपिक जो इंटीग्रेशन में वो एक ही बचा है, वो प्रॉपर्टीज हैं। 2 लेक्चर में प्रॉपर्टीज में दूंगा, एक दिन में प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा आपको सारे, दूसरे दिन के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और आपकी इंटीग्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। 70% सिलेबस अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम में, उतना सिलेबस हमने पढ़ लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा और बढ़ाता जाऊंगा, आप पीछे का सिलेबस सारा रिवाइज करते जाएं। उनमें कोई प्रॉब्लम है फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज कर दें, ताकि मैं वो चीज़ आपको दोबारा, अगर कोई रिवीजन करनी है, कोई टॉपिक समझना है, तो वो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।